क्या होगा जब अरबों रुपए की टेक कंपनी का पूरा सिस्टम अचानक ठप हो जाए? और क्या होगा जब एक सफाई कर्मी की 16 साल की बेटी, जिसे कभी किसी ने नोटिस तक नहीं किया, वही बन जाए जो इस कंपनी को बचा सकती है? मुंबई की सबसे बड़ी टेक कंपनी के सीईओ राजवीर सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि उनका भविष्य एक ऐसी लड़की के हाथों में होगा जिसका नाम तक वे नहीं जानते थे। जापानी निवेशकों के साथ 500 करोड़ का डील, सैकड़ों नौकरियां और $1 अरब की कंपनी का भविष्य, सब कुछ दांव पर है। और अब जब हर इंजीनियर हार मान चुका है, तब एक लड़की आगे आती है और कहती है, अगर आप मुझे अभी सिस्टम पर काम करने नहीं देंगे, तो 5 मिनट के अंदर आपकी पूरी कंपनी का डाटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस असाधारण कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरियास इन एसकेसी वेज को फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं। क्या एक अनजान लड़की अपनी मां से किए गए वादे की वजह से एक पूरी कंपनी का भाग्य बदल पाएगी? घड़ी पर सुबह के ठीक 9:00 से 2:00 बज रहे थे। मुंबई के सबसे भव्य बिजनेस टावर की 27वीं मंजिल पर स्थित टेक इनोवेशन कंपनी सिस्टम्स एंड लिमिटेड में हर रोज की तरह व्यस्तता थी। अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बटन दबाया हो, कंपनी के सभी कंप्यूटर स्क्रीन एक साथ जम गए। पहले एक स्क्रीन, फिर दूसरी, और फिर पूरे फ्लोर पर हर मॉनिटर पर नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी। सीईओ राजवीर सिंह अपने केबिन से तेजी से बाहर निकले। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ डर, कुछ गुस्सा। उन्होंने अपनी घड़ी को देखा और फिर अपने सहायक को। यह कोई संयोग नहीं था कि आज ही उन्होंने जापानी निवेशकों के साथ हो 500 करोड़ के डील पर हस्ताक्षर करने थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा, जिससे पूरा फ्लोर सन्न रह गया। तभी सुरक्षा सायरन बजने लगे, इतने तेज कि कानों में दर्द होने लगा। कर्मचारियों के मोबाइल फोन एक साथ बजने लगे, सभी पर एक ही संदेश, सिस्टम क्रैश अलर्ट, सिक्योरिटी ब्रिज डिटेक्टेड। मनोज, कंपनी का एक साधारण सफाई कर्मी जो पिछले 10 सालों से यहां काम कर रहा था, अपनी 16 साल की बेटी काव्या का हाथ पकड़कर बैक एंट्रेंस की ओर खींच रहा था। जल्दी चलो बेटा, हमें यहां से निकलना होगा। कोई हमें यहां देख लेगा तो नौकरी चली जाएगी, उसने अपनी बेटी से कहा, जिसे वह स्कूल से पहले अपने काम की जगह दिखाने लाया था। लेकिन काव्या ने अपने पिता के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखें कॉरिडोर में भागते हुए इंजीनियरों पर टिकी थी, जिन्हें वह रोज चुपके से देखती थी जब वे सिस्टम पर काम करते थे। वह अपने पिता के साथ कई बार इमारत में आई थी और हर बार तकनीकी बातें सुनने के लिए छिप जाती थी। एन्क्रिप्टेड बैकअप फाइल्स भी करप्ट हो गई हैं। एक इंजीनियर चिल्लाया, मेन सर्वर रूम में कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। दूसरे ने कहा। काव्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और धीरे से खुद से बुदबुदाई, यह कोई अटैक नहीं है कि एक लूप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की गलती है। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानती हो जो और कोई नहीं जानता। चलो काव्या, हमें अभी जाना होगा, मनोज ने अपनी बेटी का हाथ फिर से पकड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर किसी को पता चला कि उसने अपनी बेटी को यहां लाया है, तो उसकी 10 साल पुरानी नौकरी चली जाएगी, और यह नौकरी ही थी जिससे वह अपनी बेटी को पढ़ा पा रहा था, अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी कर पा रहा था। लेकिन उस क्षण काव्या ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसके पिता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने पिता का हाथ झटक दिया और भागकर सर्वर रूम की ओर चली गई, जहां हर कोई पैनिक में था। जब उसने सर्वर रूम का दरवाजा खोला तो वहां मौजूद हर व्यक्ति एक पल के लिए रुक गया। चश्मे पहने इंजीनियर, कड़क सूट में मैनेजर्स और खुद सीईओ राजवीर सिंह, सभी की नजरें इस छोटी सी लड़की पर जम गई।
उनकी आंखों में आश्चर्य और तिरस्कार का मिश्रण था। यह सफाई कर्मी की बेटी यहाँ क्या कर रही है? सुपरवाइजर अरुण शर्मा ने चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। काव्या के पिता उसके पीछे दौड़ते हुए पहुंचे। उनके चेहरे पर शर्म और डर था। साहब, माफ कीजिए, मेरी बेटी है, मैं इसे अभी ले जाता हूं, उन्होंने विनती करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई काव्या को बाहर निकालो पाता, उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अगर आप मुझे अभी सिस्टम पर काम करने नहीं देंगे, काव्या ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखें सीओ पर टिकी थी, तो 5 मिनट के अंदर आपकी पूरी कंपनी का डाटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर्वर रूम में इतनी गहरी खामोशी छा गई कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। काव्या ने जो शब्द कहे थे वे हवा में गूंज रहे थे। 5 मिनट के अंदर आपकी पूरी कंपनी का डाटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक लड़की, वह भी एक सफाई कर्मी की बेटी, ऐसी बात कैसे कह सकती है? राजवीर सिंह ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी जिसे कंपनी में कोई पहचान नहीं पाया। हाथ में पकड़ा हुआ उनका मोबाइल फोन लगातार कंपन कर रहा था। जापानी निवेशकों के लगातार कॉल्स आ रहे थे, लेकिन राजवीर सिंह ने फोन को नजरअंदाज किया और तेज कदमों से काव्या की ओर बढ़े, जैसे कि वह खुद इस कठिन परिस्थिति को संभालना चाहते थे। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि यहां क्या हो रहा है? राजवीर ने काव्या के सामने खड़े होकर पूछा। उनकी आवाज में गुस्से के साथ साथ थोड़ी जिज्ञासा भी थी। मनोज आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। साहब, यह मेरी बेटी काव्या है। मैं 10 सालों से यहां काम कर रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे अभी ले जाता हूं। चुप रहो, राजवीर ने मनोज पर चिल्लाते हुए कहा। फिर उन्होंने फिर से काव्या की ओर देखा। इसे बार उनकी आंखों में और भी ज्यादा क्रोध था। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यहां क्या हो रहा है? काव्या ने पीछे मुड़कर मॉनिटर्स को देखा। उसकी आंखें स्क्रीन पर नजर आ रहे कोट्स पर टिकी थी। उसकी उंगलियां हिल रही थी, जैसे वह अदृश्य कीबोर्ड पर टाइप कर रही हो। एक बुजुर्ग इंजीनियर, विकास मेहता, जो पिछले 20 सालों से कंपनी में काम कर रहे थे, आगे आए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और हाथ कांप रहे थे। सर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में उम्र और चिंता की थकान साफ झलक रही थी। अगर इस लड़की को कुछ पता है तो अभी वक्त है उसे सुनने का। राजवीर ने विकास को देखा, फिर काव्या को और फिर अपनी घड़ी को। जापानी निवेशकों के साथ मीटिंग शुरू होने में अब केवल 20 मिनट बचे थे, और अगर सिस्टम डाउन रहा तो 500 करोड़ का डील हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, राजवीर ने अंत में कहा। उनके शब्दों में हार का स्वर था। तुम्हारे पास 2 मिनट है, दिखाओ क्या कर सकती हो तुम। सभी लोग काव्या को घूर रहे थे। कुछ आंखों में अविश्वास था, कुछ में तिरस्कार और कुछ में उम्मीद की एक छोटी सी किरण। उसके पिता मनोज ने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में डर और प्यार का मिश्रण था। काव्या, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उनकी बेटी ने उन्हें सुना नहीं। काव्या ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मुख्य कंप्यूटर की ओर बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी। जब वह कंप्यूटर के सामने बैठी तो उसने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर रखा और कोड टाइप करना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय कीबोर्ड की क्लिक क्लिक की आवाज के। इंजीनियर्स, मैनेजर्स और खुद सीईओ भी अविश्वास से देख रहे थे कि कैसे एक 16 साल की लड़की बिना किसी रुकावट के कोड लिख रही थी। विकास मेहता उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। अचानक काव्या ने टाइप करना बंद कर दिया। उसने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एक कोड सेक्शन को देखा और उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गई। कुछ ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था।
उसने दोबारा देखा और फिर स्क्रॉल करके पूरे कोड को चेक किया। यह उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ उसके आसपास खड़े लोग ही सुन पाए। यह कोड समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब? विकास ने झुककर पूछा। काव्या ने अपनी उंगली स्क्रीन पर एक विशेष लाइन पर रखी। यह लाइन, यह कोई रैंडम एरर नहीं है। इसे किसी ने जानबूझकर यहां डाला है। उसकी आंखें संकुचित हो गई और उसने धीरे से कहा, यह सिस्टम अंदर से ही किसी ने सैबोटेज किया है। विकास की आंखें फैल गई। वह सीधे खड़े हो गए और अपनी चश्मे को ठीक किया। क्या तुम्हें यकीन है? काव्या ने सिर हिलाया। यह कोड इस तरह से लिखा गया है कि जब भी जापानी वेब होस्ट से कनेक्शन होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और आज आपकी मीटिंग, उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजवीर सिंह गुस्से से चिल्ला पड़े। बस बहुत हो गया। इस लड़की को यहां से निकालो अभी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। राजवीर का चेहरा लाल हो गया था। उनकी नसें उभर आई थी। तुम एक सफाई कर्मी की बेटी हो। तुम्हें कैसे पता होगा कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है? यह सब बकवास है। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। इसे और इसके पिता को बाहर निकालो। दो सुरक्षाकर्मी कमरे में घुसे और काव्या के दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। वे उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगे। मनोज ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गार्ड ने उसे भी पकड़ लिया। प्लीज सर, मेरी बात सुनिए, काव्या चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं सिस्टम को ठीक कर सकती हूं, लेकिन राजवीर ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वे अब अपने फोन पर जापानी निवेशकों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ नियंत्रण में है। काव्या और उसके पिता को कॉरिडोर में ले जाया गया। मनोज अपने हाथों से अपना सिर पकड़े खड़ा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इतने सालों से काम कर रहा था यहां, अब सब खत्म हो गया। वे फुसफुसे। काव्या ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध था, लेकिन तभी उसने सर्वर रूम से आ रही आवाजें सुनी। इंजीनियर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। विकास मेहता की आवाज सुनाई दी, हमें सर्वर रिबूट करना होगा। काव्या की आंखें फैल गई। वह अचानक मुड़ी और गार्ड्स के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगी। नहीं, सर्वर रिबूट मत करो। गार्ड ने उसे और मजबूती से पकड़ा। चुप रहो और चलो। लेकिन काव्या नहीं रुकी। वह पूरी ताकत से चिल्लाई। उसकी आवाज दर्द और निराशा से भरी थी, आंसुओं से भीगी हुई। अगर आप अभी सर्वर बंद करेंगे तो जो डाटा अब तक बचा है वह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजवीर सिंह ने काव्या की आखिरी चीख सुनी और अचानक रुक गए। उनके हाथ में जापानी निवेशकों से बात करते हुए फोन अभी भी था, लेकिन अब वह फोन कॉल की आवाजों को नहीं सुन रहे थे। उनके दिमाग में अभी सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहे थे, डाटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वे एक पल के लिए सोच में डूब गए। गुस्से और अहंकार के बीच फंसे हुए थे। एक तरफ एक सफाई कर्मी की बेटी थी जो दावा कर रही थी कि वह उनकी कंपनी बचा सकती है, और दूसरी तरफ उनका 20 साल का अनुभव और $1 अरब की कंपनी का भविष्य। ठहरो, राजवीर की आवाज कॉरिडोर में गूंजी। उनकी आवाज में एक अजीब हिचकिचाहट थी, जैसे वे अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया कि वे काव्या को रोक लें। फिर उन्होंने विकास मेहता की ओर देखा, जो सर्वर रूम के दरवाजे पर खड़े थे। क्या यह संभव है? क्या यह लड़की सही हो सकती है? विकास के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया और धीरे से सिर हिलाया। सर, मैं नहीं जानता कि यह लड़की कौन है या इसे कैसे पता है, लेकिन अगर हम सर्वर रिब्यूट करते हैं और वह सही गाज के चेहरे पर केहार कहाँ है निकली, तो उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। राजवीर ने गहरी सांस ली और मोबाइल फोन को जेब में रखा। 5 मिनट, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अभी भी अनिश्चितता थी।
5 मिनट के लिए सभी ऑन ऑपरेशन रोक दो। देखते हैं कि यह लड़की क्या कर सकती है। काव्या और उसके पिता मनोज को कॉरिडोर में बैठने के लिए कहा गया, जबकि भीतर इंजीनियरिंग टीम अब भी पैनिक में थी। कमरे के बंद दरवाजों के पीछे से चिल्लाने की आवाजें, कीबोर्ड की तेज टाइपिंग और निराशा भरे निश्वास सुनाई दे रहे थे। मनोज ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वहां क्या हो रहा है? काव्या ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध और उत्साह का अजीब मिश्रण था। पापा, मैं कई महीनों से छिपकर सिस्टम्स देख रही थी। जब आप रात में सफाई करते थे, तब मैं खाली ऑफिस में इंजीनियरों के कंप्यूटर पर छिपकर देखती थी कि वे क्या करते हैं। मनोज के चेहरे पर हैरानी और डर का भाव आया। काव्या, अगर किसी को पता चल जाता तो मेरी नौकरी। मुझे पता है पापा, काव्या ने अपने पिता के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लेकिन मम्मी ने मुझसे वादा कराया था कि मैं कंप्यूटर सीखूंगी और हमारे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई कोर्स कर सकूं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सर्वर रूम का दरवाजा फटाक से खुला। एक युवा इंजीनियर बाहर भागा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। सर, उसने राजवीर से कहा, जो कॉरिडोर के दूसरे छोर पर खड़े थे। आंतरिक सुरक्षा प्रणाली भी खराब हो गई है। राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? सुरक्षा कैमरे, स्वचालित दरवाजे, लिफ्ट सिस्टम, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। इंजीनियर ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ऊपरी मंजिलों पर कई कर्मचारी फंस गए हैं और हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तभी बिल्डिंग की इमरजेंसी अलार्म सिस्टम और भी तेजी से बजने लगी। कोई अनुमान लगा सकता था कि आपातकालीन निकास के दरवाजे भी अब काम नहीं कर रहे होंगे। दूरी पर कर्मचारियों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। विकास मेहता भी कमरे से बाहर आए और सीधे राजवीर के पास गए। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो राजवीर ने 20 सालों में कभी नहीं देखा था, पूरी तरह से हार मान लेने का भाव। सर, विकास ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। वह लड़की, वह सही थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। कर्मचारियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ गुस्से में थे, कुछ डरे हुए थे और कुछ अभी भी अविश्वास में थे कि एक छोटी सी लड़की कैसे इतना कुछ जान सकती है। राजवीर ने काव्या की ओर देखा, जो अभी भी कॉरिडोर में फर्श पर बैठी थी, उसके पिता के साथ। पहली बार सीईओ के अहंकारी चेहरे पर एक छोटी सी हार की झलक दिखाई दी। वे धीरे धीरे उसके पास गए और कुछ पल के लिए बिना कुछ कहे उसे देखते रहे। तुम्हारा नाम क्या है? राजवीर ने अंत में पूछा। इस बार उनकी आवाज में थोड़ा सम्मान था। काव्या, उसने जवाब दिया। अपनी आंखें उठाकर सीईओ से मिलाते हुए राजवीर ने दरवाजे को खोला और काव्या को वापस सर्वर रूम में आने का इशारा किया। अगर तुम इसे ठीक कर सको, मैं जो भी जरूरी होगा करूंगा, लेकिन यह अभी होना चाहिए। काव्या ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। वह धीरे से उठी और अपने पिता की ओर एक नजर डाली, जो अभी भी डर और चिंता से भरे हुए थे। उसने अपने पिता को एक छोटी सी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। जब वह सर्वर रूम में पहुंची तो कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। इंजीनियर्स और तकनीकी विशेषज्ञ, जो कुछ देर पहले उसे तिरस्कार से देख रहे थे, अब उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। काव्या ने मुख्य कंप्यूटर के सामने की कुर्सी पर बैठते हुए कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखी। लेकिन इससे पहले कि वह काम शुरू करे, उसने राजवीर की ओर देखा और केवल एक वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जिसने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को हैरान कर दिया। लेकिन पहले मुझे पूरा एक्सेस चाहिए। पूरा एक्सेस। विकास मेहता की आवाज में हैरानी थी। वह और बाकी इंजीनियर्स एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में अविश्वास था। पूरा एक्सेस देने का मतलब था कंपनी के सबसे गोपनीय डाटा तक पहुंच देना।
ग्राहकों की जानकारी, वित्तीय रिकॉर्ड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और सबसे महत्वपूर्ण स्टार्ट के पेटेंट, यह सब एक सफाई कर्मी की बेटी को देना। राजवीर सिंह ने कमरे में एक नज़र घुमाई। उनकी आंखों में अजीब सा संघर्ष दिख रहा था। एक तरफ उनका अहंकार जो इस लड़की को कुछ भी देने से इनकार कर रहा था, और दूसरी तरफ डर कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी पूरी कंपनी नष्ट हो जाएगी। उन्होंने अपनी घड़ी घड़ी आरे पराहा देता है देखी। जापानी निवेशकों के साथ मीटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। अरविंद, उन्होंने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया। क्या हम इसे टेम्परेरी एक्सेस दे सकते हैं? अरविंद ने अपना सिर हिलाया। सर, हमारे पास वह ऑप्शन नहीं है। या तो हम पूरा एक्सेस देते हैं या फिर कोई एक्सेस नहीं। इस समय हम प्रोटोकॉल बदल नहीं सकते। राजवीर ने अपनी उंगलियों से अपने माथे को रगड़ा। कमरे में तनाव इतना था कि हवा भारी लग रही थी। अलार्म अभी भी बज रहे थे और दूर से कर्मचारियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और काव्या की ओर देखा। ठीक है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में हार स्वीकार करने का भाव था। उसे पूरा एक्सेस दो। विकास ने अपने मास्टर पासवर्ड को सिस्टम में डाला और काव्या को पूरा एक्सेस दे दिया। यह है, उन्होंने कहा, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नई विंडो खोलते हुए। अब तुम्हें सब कुछ मिल गया है। अब बताओ तुम क्या कर सकती हो? काव्या ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को कीबोर्ड पर रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने टाइप करना शुरू किया, उसके दिमाग में यादें उभरने लगी उन रातों की जब वह अपने पिता के साथ कंपनी में आती थी और सर्वर रूम के पीछे छिपकर बैठ जाती थी। इंजीनियरों को देखती थी जैसे वे कोड लिखते थे। उनकी हर कमांड को मानसिक रूप से कॉपी करती थी। वह याद करती थी कि कैसे उसकी माँ, जो एक छोटे से कंप्यूटर सेंटर में काम करती थी, उसे प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातें सिखाती थी, जब तक कि कैंसर ने उन्हें उनसे छीन नहीं लिया। मरने से पहले उसकी माँ ने काव्या से एक वादा कराया था कि वह कभी भी प्रोग्रामिंग सीखना नहीं छोड़ेगी, भले ही उनके पास उसे स्कूल भेजने के पैसे ना हो। और काव्या ने वह वादा निभाया था, छिप छिप कर, बिना किसी को बताए। मैं पहले इस टेम्परेरी फिक्स को ट्राई करूंगी, काव्या ने कहा। उसकी आवाज में अब थोड़ा आत्मविश्वास था। इससे सिस्टम थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और फिर हम असली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। राजवीर और बाकी इंजीनियर्स बस देखते रहे, जैसे वे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो। काव्या के पिता मनोज भी अब कमरे में आ गए थे और वे अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और डर का मिश्रण था। काव्या ने लगातार 10 मिनट तक कोड लिखा, बिना रुके, बिना किसी से कुछ पूछे। सभी इंजीनियर्स मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे कि एक लड़की जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, कैसे ऐसे कोड्स लिख रही थी जिन्हें वे समझ भी नहीं पा रहे थे। अचानक काव्या ने टाइप करना बंद कर दिया। वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एक फाइल पर टकटकी लगाए देखती रही। एक पुरानी फाइल 3 साल पहले की तारीख के साथ हर रिस्टोरेशन अटेम्प्ट में बार बार दिखाई दे रही थी। यह अजीब था, क्योंकि इसका वर्तमान सिस्टम फेलियर से कोई संबंध नहीं होना चाहिए था। यह क्या है? उसने धीरे से पूछा। स्क्रीन पर उस फाइल को पॉइंट करते हुए विकास उसके पीछे झुके और फाइल को देखा। यह एक पुराना कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लेकिन यह अभी एक्टिव क्यों है मुझे नहीं पता। काव्या ने फाइल पर क्लिक किया और उसका कंटेंट स्क्रीन पर खुल गया। जैसे जैसे वह कोड को पढ़ती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। यह उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें विस्फित हो गई थी। यह एक मैलिशियस कोड है जो 3 साल से सिस्टम में छिपा हुआ है, बस सही समय का इंतजार कर रहा था। क्या? विकास ने आगे बढ़कर स्क्रीन को देखा। जैसे ही उन्होंने कोड को पढ़ा, बुढ़ाक ली है द स्क्रीन को जॉस कोश, उनके चेहरे पर भी डर का भाव आ गया। यह एक टाइम बम है,
काव्या ने पूरा किया। किसी ने जानबूझकर इसे सिस्टम में डाला था और इसे ऐसे प्रोग्राम किया था कि जब भी कंपनी जापानी सर्वर से कनेक्ट होगी, यह एक्टिवेट हो जाएगा। काव्या की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने समझ लिया था कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित साजिश थी। शायद किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा जो चाहता था कि जापानी ढील विफल हो जाए, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर कर भी पाती। राजवीर, जो अब तक थोड़ा शांत हो गए थे, अचानक चिल्ला पड़े। अब क्या हो कहाँ है? काव्या ने कुर्सी में घूमकर सीओ की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, अगर मैं इस कोर्ट लाइन को बदल दूं, तो मैं या तो पूरे सिस्टम को बचा सकती हूं या फिर सब कुछ हमेशा के लिए नष्ट कर सकती हूं। राजवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने काव्या को घूरा, जैसे वे समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या यह लड़की वाकई इतनी शक्तिशाली है या फिर यह सिर्फ एक साधारण धमकी है। कमरे में हर कोई सांस रोके खड़ा था। एक सफाई कर्मी की बेटी के हाथों में अब $1 अरब की कंपनी का भविष्य था। ऐसी लड़की जिसे किसी ने कभी देखा तक नहीं था, जिसे किसी ने कभी सम्मान नहीं दिया था। कमरे में मौजूद हर एक शख्स की सांसें थम गई थी। राजवीर सिंह, जिनके चेहरे पर अब पसीने की बूंदें चमक रही थी, काव्या की ओर ताक रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे अपनी पूरी कंपनी का भविष्य एक अनजान लड़की के हाथों में सौंप सकते हैं? वहीं इंजीनियर्स और मैनेजर्स के दिल धड़क रहे थे, क्योंकि सालों की मेहनत और करोड़ों रुपए का निवेश अब एक बटन के दबाने पर निर्भर था। काव्या ने अपनी आंखें स्क्रीन पर वापस घुमाई और टाइप करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नृत्य कर रही थी, लेकिन किसी ने देखा कि वह बीच बीच में रुककर अपनी गर्दन के पीछे छिपे एक पेंडेंट को छू लेती थी। एक सोने का लॉकेट जिसमें उसकी मां की तस्वीर थी। हर बार जब वह लॉकेट को छूती, उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती, जैसे वह किसी से बात कर रही हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो अब इस दुनिया में नहीं था। एक अजीब अनुष्ठान जो सभी के लिए एक रहस्य था, लेकिन उसके पिता मनोज के लिए यह दिल तोड़ने वाला था। जबकि अधिकांश एग्जीक्यूटिव्स सांस रोके खड़े थे, काव्या ने एक ऐसा समाधान निकालना शुरू कर दिया जिसकी कल्पना भी वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने नहीं की होगी। वह कोड की ऐसी लाइनें लिख रही थी जो उस विशेष हमले को निष्क्रिय कर सकती थी। एक ऐसा समाधान जो किसी अनुभवी प्रोग्रामर के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता। जैसे जैसे वह टाइप करती गई, उसके दिमाग में अतीत की यादें उभरने लगी। वह 6 साल की थी जब उसकी मां सरिता, जो एक छोटे से कंप्यूटर सेंटर में इंस्ट्रक्टर थी, पहली बार उसे अपने काम पर ले गई थी। देखो काव्या, उन्होंने कहा था, उंगलियों से कीबोर्ड पर कोड टाइप करते हुए, यह जादू है। तुम कुछ शब्द लिखती हो और कंप्यूटर तुम्हारी बात मानता है। उस दिन से काव्या के मन में कंप्यूटर कोड के प्रति एक अजीब आकर्षण पैदा हो गया था। लेकिन फिर जब वह महज 10 साल की थी, उसकी मां को कैंसर का पता चला। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और सरिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अंतिम दिनों में जब वह अस्पताल के बिस्तर पर थी, उन्होंने काव्या से एक वादा करवाया था। मुझे वादा करो बेटी, उन्होंने कहा था। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प था कि तुम कभी भी प्रोग्रामिंग सीखना नहीं छोड़ोगी। हमारे पास तुम्हें कॉलेज भेजने के पैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम जैसे भी हो सके सीखना जारी रखना। और काव्या ने वह वादा निभाया था। जब उसके पिता कंपनी में सफाई करने जाते, वह छिपकर साथ जाती और सर्वर रूम के पीछे बैठकर इंजीनियरों को देखती, उनके कोड को याद करती और फिर घर जाकर कागज पर लिखकर अभ्यास करती। जब कभी मौका मिलता, वह मोहल्ले के इंटरनेट कैफे में जाकर ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखती, बिना किसी को बताए, बिना किसी की मदद के। तुम्हें यह सब कैसे पता? विकास मेहता ने धीरे से पूछा। काव्या के पीछे खड़े होकर उनकी आवाज में अब सम्मान था और थोड़ी जिज्ञासा भी। किसने सिखाया?
तुम्हें यह सब? काव्या ने एक पल के लिए रुक कर उन्हें देखा। वह लगभग सच बताने वाली थी कि कैसे उसने छिपकर उन्हीं से और दूसरे इंजीनियरों से सीखा था, लेकिन फिर उसने अपने होठों को काट लिया और बस इतना ही कहा, मैंने आप लोगों को देखकर सीखा। और फिर वह वापस अपने काम में लग गई। कमरे के बाहर हालात और भी बिगड़ रहे थे। जापानी निवेशकों के प्रतिनिधि, जो अब बिल्डिंग के लॉबी में पहुंच चुके थे, लगातार फोन कर रहे थे, जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। कंपनी के कई कर्मचारी ऊपरी मंजिलों पर फंसे हुए थे, बिना एयर कंडीशनिंग के और बिना किसी संचार के। मीडिया भी इस घटना की खबर लेकर पहुंच चुकी थी और अफवाहें फैल रही थी कि कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है। राजवीर अब काव्या के पास आ गए थे। उनके चेहरे पर चिंता और अधीरता का भाव था। क्या तुम वाकई इसे ठीक कर सकती हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में पहली बार एक अजीब कमजोरी थी। काव्या ने बिना कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाए जवाब दिया, मैं कोशिश कर रही हूं सर, लेकिन यह साधारण समस्या नहीं है। किसी ने जानबूझकर इसे बहुत समय पहले प्लान किया था। राजवीर अचानक काव्या के पास घुटनों के बल बैठ गए। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। यह वही राजवीर सिंह थे जो कभी किसी के सामने झुके नहीं थे, जिन्होंने अपने करियर में हजारों लोगों को निकाला था, जिनके आगे मंत्री भी सम्मान से बात करते थे। वही राजवीर सिंह अब एक सफाई कर्मी की बेटी के सामने घुटनों पर थे। काव्या, उन्होंने कहा, उनकी आवाज भारी थी, प्लीज मुझे बस यह वादा करो कि तुम इसे ठीक कर सकती हो। काव्या ने पहली बार अपनी आंखें स्क्रीन से हटाकर राजवीर की ओर देखा। उसने सीईओ की आंखों में देखा और पहली बार उसने एक कमजोर और निराश इंसान को देखा जो अपनी बनाई हुई दुनिया को अपनी आंखों के सामने बिखरते देख रहा था। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे वादा कर रही हो कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही वह अंतिम कमांड देने वाली थी, सिस्टम ने एक संदेश दिखाया जिसने सभी को चौंका दिया। एक्सेस ब्लॉक्ड बाय यूजर। राजवीर। कमरे में पूर्ण सन्नाटा छा गया। एक्सेस ब्लॉक्ड बाय यूजर राजवीर। यह पाए यूजर राजवीर शब्द मॉनिटर पर चमक रहे थे जैसे कोई खतरनाक चेतावनी हो। हर आंख राजवीर सिंह पर टिकी थी, जिनका चेहरा अब पीला पड़ गया था। सीईओ अपनी जगह पर स्तब्ध खड़े थे, जैसे उनके पैरों से जमीन खिसक गई हो। विकास मेहता ने स्क्रीन की ओर झुकते हुए चश्मे को ठीक किया। उनकी आंखें स्क्रीन पर हैरानी से घूम रही थी, लेकिन उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी पुराने संदेह की पुष्टि हुई हो। वे लंबे समय से राजवीर के तौर तरीकों से नाक थे। उनका अधिकारवादी रवैया, हर निर्णय खुद लेने की जिद और टीम के सुझावों को नजरअंदाज करना। क्या यह वही अहंकार था जिसने आज कंपनी को संकट में डाल दिया था? यह क्या है? अरविंद ने पूछा, जिसकी आवाज कांप रही थी। सर, क्या आपने स्पष्ट करें? राजवीर सिंह कमरे के पिछले हिस्से से एक आवाज गूंजी। यह रवि चौधरी थे, बोर्ड के एक सदस्य जो अब तक चुपचाप देख रहे थे। क्या आपने ही सिस्टम को ब्लॉक किया था? सभी की नजरें राजवीर पर टिकी थी। कुछ आंखों में गुस्सा था, कुछ में निराशा और कुछ में अविश्वास। जिस आदमी ने हमेशा दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाई थी, वही आज खुद अपराधी की कटघरे में खड़ा था। इंजीनियरों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, इसलिए वे हमेशा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में सवाल पूछने पर नाराज हो जाते थे। एक इंजीनियर ने दूसरे से कहा, उन्होंने हमें कभी सर्वर के उस हिस्से तक एक्सेस नहीं दिया। अरविंद। विकास मेहता ने पूछा, क्या तुम्हें पता था इस ब्लॉक के बारे में? अरविंद ने अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं पता था सर। यह सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है जो मैंने डिजाइन किया था। राजवीर का चेहरा अब मूर्तिवत हो गया था। मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया था। वे धीरे से फुसफुसे जैसे खुद से बात कर रहे हो। काव्या ने एक पल के लिए अपनी स्क्रीन से नजर हटाई और राजवीर को देखा।
उसकी आंखें अब सवालों से भरी थी, लेकिन उसमें क्रोध नहीं था। सर, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं समझ गई हूं क्या हुआ था। वह स्क्रीन पर कुछ लाइनें पढ़ने लगी, फिर बोली, 3 साल पहले आपकी कंपनी पर एक साइबर अटैक हुआ था, है ना? राजवीर ने हैरानी से उसे देखा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इस ब्लॉक की तारीख वही है। काव्या ने स्क्रीन पर एक जगह इशारा करते हुए कहा, 10 सितंबर 2022, ठीक उसी दिन जब मुंबई में कई टेक कंपनियों पर हमला हुआ था। मेरी माँ मुझे अखबार में इसके बारे में पढ़कर सुनाती थी। काव्या ने आगे बताया, आपने उस समय कंपनी के डाटा को बचाने के लिए एक इमरजेंसी ब्लॉक लगाया होगा, एक ऐसा सुरक्षा उपाय जो किसी भी बाहरी एक्सेस को रोक दे। लेकिन उसने स्क्रीन पर कुछ और पढ़ा। आप शायद इसे हटाना भूल गए। अब राजवीर को याद आने लगा, वह रात जब सारी कंपनी में अफरा-तफरी मची थी, जब हर कोई यह सोच रहा था कि उनका पूरा डाटा चोरी हो जाएगा। उस पैनिक में राजवीर ने खुद एक कोड लिखा था, एक ऐसा कोड जिसने सभी बाहरी कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया था। यह एक मानवीय गलती थी जिसके अब विनाशकारी परिणाम सामने थे। एक मानवीय त्रुटि। विकास ने धीरे से कहा, जैसे राजवीर के विचारों को पढ़ रहे हो, सिस्टम को बचाने की कोशिश में आपने ही कमजोर कर दिया। कमरे में अब माइक्रोटेंशन बढ़ने लगी थी। अगर खुद सीईओ का एक्सेस नहीं है तो और किसका होगा? एक इंजीनियर ने सवाल उठाया। काव्या अब भी कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। मैं एक मैनुअल रिस्टोरेशन ट्राई करने जा रही हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी उम्मीद थी। यह काम कर सकता है क्या? नहीं भी। उसने एक जोखिम भरा आखिरी कमांड टाइप किया। उसकी उंगलियां थोड़ा कांप रही थी। कमरे में सभी की सांसें थम गई थी। सभी एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। जापानी निवेशकों की मीटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 2 बात रही थी। मिनट बचे हैं। अरविंद ने अपनी घड़ी देखकर कहा, अगर हम सिस्टम को अभी भी ठीक नहीं कर पाए तो राजवीर ने अपने माथे को पकड़ लिया। वे अब पूरी तरह से टूट चुके थे। एक ऐसा आदमी जिसने अपने जीवन के 25 साल इस कंपनी को बनाने में लगा दिए थे, अब उसे अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देख रहा था। और सबसे बुरी बात यह थी कि इसका कारण उनकी अपनी साबली बुरी बात हर गलती थी। मुझे माफ कर दो, वे धीरे से बोले, किसी विशेष से नहीं, शायद पूरी कंपनी से या शायद खुद से। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ बेहतर जानता हूं। मैंने कभी किसी की सलाह नहीं मानी। काव्या ने उन्हें एक पल के लिए देखा, फिर वापस अपने काम में लग गई। वह अपनी पूरी ताकत लगा रही थी एक ऐसे सिस्टम को बचाने के लिए जिसका वह हिस्सा भी नहीं थी। एक ऐसी कंपनी के लिए जिसने उसे और उसके पिता को कभी सम्मान नहीं दिया था। काव्या ने अंतिम कमांड को दबाने से पहले गहरी सांस ली। उसने अपनी मां के लॉकेट को एक बार फिर छुआ, जैसे उनसे शक्ति मांग रही हो। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एंटर की को दबा दिया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर एक धातु की आवाज कमरे में गूंजी और अचानक बिना किसी चेतावनी के पूरी बिल्डिंग की सारी लाइटें बंद हो गई। एक पूर्ण ब्लैकआउट ने कंपनी को अंधकार में डुबो दिया। अंधेरे में चीखें गूंज उठी। सर्वर रूम में पैनिक फैल गया। जैसे ही लोग एक दूसरे से टकराने लगे, किसी ने अपना मोबाइल फोन निकालकर टॉर्च जलाई, जिससे कमरे में थोड़ी रोशनी फैली। हर चेहरे पर भय और निराशा के भाव थे, जैसे कि अब सब कुछ खत्म हो गया हो। इमरजेंसी लाइट्स कहाँ है? राजवीर चिल्लाए। उनकी आवाज कांप रही थी। अजीब बात यह थी कि बैकअप जनरेटर भी काम नहीं कर रहे थे, जो कभी नहीं हुआ था। कमरे के कोने से किसी का रोने की आवाज आई और उसके बाद एक इंजीनियर की परेशान आवाज। अब क्या होगा? सब डाटा तो गया। टॉर्च की कमजोर रोशनी में राजवीर का चेहरा पीला और निर्जीव दिखाई दे रहा था, जैसे किसी मुर्दे का चेहरा हो। वह अपने पैरों के बल बैठ गए, पूरी तरह से हार मान चुके थे। बिल्डिंग के बाहर और भी ज्यादा अफरातफरी मची थी।
ऊपरी मंजिलों से चीखें आ रही थी। लोग लिफ्ट में फंस गए थे। एयर कंडीशनिंग बंद हो गई थी और कई डिपार्टमेंट्स में वेंटिलेशन सिस्टम बंद होने से दम घुटने लगा था। दूसरे देशों से निवेशक लगातार फोन कर रहे थे, जिनके कॉल अब किसी के पास नहीं पहुंच रहे थे। बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा हो रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि सिस्टम्स अनलिमिटेड में क्या हो रहा है। मनोज ने अंधेरे में अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, बेटा बस चलो यहां से निकलते हैं, इससे पहले कि सब तुम्हें दोष देने लगे। उनकी आवाज में डर और चिंता थी। मनोज जानते थे कि जब बड़े लोग हारते हैं तो वे अक्सर कमजोरों पर दोष मढ़ देते हैं। उन्होंने 10 साल तक इस कंपनी में काम किया था और देखा था कि कैसे जूनियर कर्मचारियों को गलतियों का बलि का बकरा बनाया जाता था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन काव्या ने अपने पिता के हाथ को धीरे से हटा दिया। पापा, मुझे एक और मौका चाहिए, उसने अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा। मैं अभी भी इसे ठीक कर सकती हूं। कैसे? अब तो सब कुछ बंद हो गया है, मनोज ने कहा। उनकी आवाज में निराशा थी। काव्या ने अंधेरे में अपने चारों ओर देखा। सर्वर रूम के पिछले हिस्से में एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी। एक इमरजेंसी लैपटॉप जो बैटरी पर चल रहा था। इसे आपातकालीन स्थितियों के लिए रखा गया था और अब यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। वहां काव्या ने इशारा किया और अंधेरे में रास्ता बनाते हुए उस लैपटॉप की ओर बढ़ी। वह एक तकनीकी कैबिनेट के पीछे रखा था, जहां शायद ही कोई जाता था। काव्या ने इसे निकाला और चालू किया। स्क्रीन का प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे उसकी आंखों में दृढ़ बात है, संकल्प की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह क्या कर रही है? विकास मेहता ने अंधेरे में पूछा। काव्या की ओर बढ़ते हुए, मैं सिस्टम के बेस कोड को फिर से लिखने की कोशिश कर रही हूं, काव्या ने कहा। उसकी उंगलियां पहले से भी तेजी से टाइप कर रही थी। यह एक आखिरी उपाय है, लेकिन यह काम कर सकता है। राजवीर, जो अब तक जमीन पर बैठे थे, धीरे से उठे और काव्या के पास आए। क्या तुम वाकई ऐसा कर सकती हो? मैं कोशिश कर रही हूं, काव्या ने जवाब दिया बिना अपनी नजरें स्क्रीन से हटाए। मुझे थोड़ा समय दीजिए। हर कमांड, हर लाइन ऑफ कोड जो काव्या लिख रही थी, एक अंधेरे में छलांग थी। एक ऐसा चुनौतीपूर्ण काम जिसे करने की कल्पना भी कम लोग कर सकते थे। वह सिस्टम के आधारभूत कोड को फिर से लिख रही थी, बिना किसी रेफरेंस के, सिर्फ अपनी मेमोरी के आधार पर, उन सभी कोड्स के आधार पर जिन्हें उसने वर्षों से देखा और याद किया था। एक युवा इंजीनियर जो अब तक शांत रहा था, अचानक चिल्लाया, वह एक ऐसा मेथड इस्तेमाल कर रही है जिसे हम भी नहीं जानते। विकास झुककर देखने लगे। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, जैसे वे किसी अद्भुत चीज को देख रहे हो। यह पुराने सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर है जो हमने 5 साल पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशंस हैं। हाँ, काव्या ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा उत्साह था। मैंने देखा कि पुराने सिस्टम में एक ट्रिगर पॉइंट था जो कभी एक्टिवेट नहीं हुआ। मैं उसका इस्तेमाल करके नए सिस्टम को बैकअप से रिस्टोर करने की कोशिश कर रही हूं। राजवीर के चेहरे पर अविश्वास का भाव था, जैसे वे समझ नहीं पा रहे हो कि एक सफाई कर्मी की बेटी, जिसने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, उनके सबसे अनुभवी इंजीनियरों से भी अधिक जानती हो। तुम्हें यह सब कैसे पता? उन्होंने धीरे से पूछा। उनकी आवाज में अब अहंकार नहीं बल्कि गहरी जिज्ञासा थी। मनोज ने आगे बढ़कर अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें भी आंसुओं से भरी थी, लेकिन उनमें गर्व की चमक भी थी। मेरी बेटी हमेशा से ही अलग थी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उसकी माँ उसे कहती थी कि वह एक दिन दुनिया बदल देगी। मैंने कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन शायद वह सही थी। काव्या लगातार टाइप करती रही। उसकी उंगलियां बिजली की गति से चल रही थी। हर कोई उसके चारों ओर जमा हो गया था।
टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा और स्क्रीन दिखाई दे रहे थे। कोई नहीं बोल रहा था। सभी बस इंतजार कर रहे थे, एक चमत्कार की उम्मीद में। घंटों जैसे लगने वाले मिनटों के बाद काव्या ने आखिरी कमांड टाइप किया। उसने गहरी सांस ली, अपनी मां के लॉकेट को छुआ और फिर एंटर की को दबा दिया। एक क्षण के लिए कुछ नहीं हुआ। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ लोगों के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक धातु की आवाज कमरे में गूंजी और एक एक करके मॉनिटर जलने लगे। एक एक करके मॉनिटर जलने लगे। उनकी नीली रोशनी अंधेरे कमरे में फैलने लगी। फिर अचानक बिल्डिंग की लाइटें भी वापस आ गई। सर्वर रूम में मौजूद हर व्यक्ति की सांस रुक गई, जैसे वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। सर्वर्स धीरे धीरे चालू होने लगे। उनकी धातु की आवाज एक संगीत की तरह लग रही थी, आशा का संगीत। विकास मेहता ने मुख्य स्क्रीन को देखा और उनकी आंखें फैल गई। डैशबोर्ड पर हर इंडिकेटर ग्रीन दिखा रहा था। सिस्टम न सिर्फ वापस आ गया था, बल्कि पहले से भी ज्यादा स्टेबल था। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, डाटा बैकअप, सर्वर कनेक्शन, सब कुछ फिर से चालू हो गया था। कमरे में धीरे धीरे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जो आश्चर्य और राहत का मिश्रण था। लेकिन उनके मन में एक अजीब सी आशंका भी थी। क्या यह सब वाकई हो रहा था, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी राहत थी, जिसके बाद और भी बड़ा संकट आने वाला था? उसने कर दिया, उसने वाकई कर दिया, एक इंजीनियर ने अविश्वास से कहा, जैसे उसे यकीन ना हो कि यह संभव है। सिस्टम फिर से ऑनलाइन है। दूसरे ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। ऊपरी मंजिलों से राहत की आवाजें आने लगी, जैसे ही एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम फिर से चालू हो गए। लिफ्ट्स में फंसे लोग बाहर निकलने लगे और कम्युनिकेशन सिस्टम भी वापस आ गया। बाहर से जापानी निवेशकों के फोन आने लगे, जिन्हें अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स द्वारा आश्वस्त किया जा रहा था कि सब कुछ नियंत्रण में है। कर्मचारी एक दूसरे को गले लगाने लगे। उनके चेहरों पर राहत और खुशी के आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक 16 साल की लड़की, जिसे वे कभी नहीं जानते थे, उन्हें इस संकट से बचा लेगी। काव्या ने धीरे से लैपटॉप बंद किया और वापस रख दिया। उसका काम पूरा हो चुका था। उसने अपने पिता की ओर देखा, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मनोज ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया, जैसे उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते हो। राजवीर सिंह, जो अब तक सन्न खड़े थे, धीरे धीरे काव्या की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर अब वह अहंकार नहीं था जो हमेशा रहता था। उनकी आंखें नम थी और उनका चेहरा एक अजीब विनम्रता से भरा हुआ था, एक ऐसा भाव जो उन पर कभी नहीं देखा गया था। वे काव्या के सामने घुटनों पर बैठ गए और उसके हाथ पकड़ लिए। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। राजवीर सिंह, जो कभी किसी के डोमा सामने झुके नहीं थे, आज एक सफाई कर्मी की बेटी के सामने घुटनों पर थे। मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब भावुकता थी। तुमने यह सब कैसे सीखा? किसने तुम्हें सिखाया? काव्या ने कुछ पलों तक चुप रहकर अपने पिता की ओर देखा। फिर कमरे में मौजूद बाकी लोगों को उसकी आंखें भी नम थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, आप लोगों ने हर रात, जब आप लोग मुझे नजरअंदाज करते थे, मैं वहीं थी, छिपकर सीख रही थी। यह सब उनके लिए था। उसने अपनी जेब से सोने का लॉकेट निकाला, जिसमें उसकी मां की एक पुरानी तस्वीर थी। वह तस्वीर देखकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो काव्या की आंखों में थी, एक ऐसी चमक जो कहती थी कि वह असाधारण है। मेरी मां, काव्या ने आगे बताया। उसकी आवाज में भावुकता थी। वे एक कंप्यूटर सेंटर में काम करती थी। वे मुझे प्रोग्रामिंग सिखाती थी, जब तक कि उसकी आवाज टूट गई, जब तक कि कैंसर ने उन्हें हमसे छीन नहीं लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई काव्या की कहानी सुन रहा था।
एक ऐसी कहानी जो दिल को छू रही थी। मरने से पहले काव्या ने जारी रखा। उन्होंने मुझसे वादा करवाया था कि मैं कभी भी प्रोग्रामिंग सीखना नहीं छोड़ूंगी। हमारे प्रोग्रामिंग सीखना नहीं छोड़ूंगी। पास मुझे कॉलेज भेजने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने तरीके से सीखने का फैसला किया। जब पापा रात को कंपनी में सफाई करने आते थे, मैं छिपकर उनके साथ आती थी। मैं सर्वर रूम के पीछे छिपकर बैठती थी और इंजीनियरों को देखती थी। मैं हर कोड, हर कमांड को याद करती थी। फिर घर जाकर मैं उन्हें कागज पर लिखकर अभ्यास करती थी। राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए थे कि कैसा जीवन रहा होगा इस लड़की का जिसके पास सब कुछ सीखने की क्षमता थी, लेकिन कोई अवसर नहीं था। काव्या, राजवीर ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में एक नया सम्मान था। आज से तुम्हारे लिए यहां एक जगह पक्की है। बतौर उपहार नहीं, बल्कि तुम्हारी योग्यता के कारण। काव्या की आंखें फैल गई। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? राजवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और पूरे कमरे के सामने ऊंची आवाज में घोषणा की। आज से काव्या इस कंपनी की नई जूनियर डेवलपर होगी, और ना सिर्फ यह, हम उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे, जिस कॉलेज में वह जाना चाहे। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मनोज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अपनी बेटी को कसकर गले लगाए हुए थे। काव्या भी रो रही थी, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। विकास मेहता ने आगे बढ़कर काव्या के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम जैसी प्रतिभा वाली लड़की के साथ काम करने में बहुत खुशी होगी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गर्व था, जैसे जैसे सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आने लगी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया कि वे एक असाधारण घटना के गवाह बने हैं। एक ऐसी लड़की जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं था, आज सबकी नायिका बन गई थी। काव्या ने अपनी मां के लॉकेट को फिर से अपने गले में पहना। मैंने आपका वादा निभाया मां, उसने अपने मन में सोचा। एक छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर थी। कमरे के पिछले हिस्से से सभी ने खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया, और इस तरह उस दिन एक अदृश्य लड़की ने सबका भाग्य बदल दिया। उसने सिर्फ एक कंपनी को ही नहीं बचाया था, उसने दिखा दिया था कि सच्ची प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और एक मां से किया गया वादा किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कितने ऐसे अनमोल रत्न छिपे होते हैं जिन्हें हम देखना ही नहीं चाहते? काव्या की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा किसी भी वेश में, किसी भी परिस्थिति में जन्म ले सकती है। वह सफाई कर्मी की बेटी थी, लेकिन उसके अंदर एक प्रतिभा थी जो किसी भी इंजीनियर से बढ़कर थी। सोचिए, अगर राजवीर ने उसे एक मौका ना दिया होता तो क्या होता? कितनी बार हमने खुद अपने जीवन में किसी को महज इसीलिए नजरअंदाज किया क्योंकि वे हमारी नजर में महत्वपूर्ण नहीं थे। एक मां का वादा, एक बेटी का संकल्प और छिपकर सीखने की जिद, इन तीन चीजों ने काव्या को असाधारण बना दिया। क्या आप अपने जीवन में ऐसे संकल्प के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं? अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या आप भी अपनी मां से किए गए वादे को इतनी मेहनत से निभाते? हर कोई अपने अंदर एक काव्य छिपाए बैठा है, वह हिस्सा जो असाधारण कार्य कर सकता है। बस उसे एक मौका चाहिए, एक अवसर चाहिए खुद को साबित करने का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी किसी के जीवन को बदलने की ताकत रखती है। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि ऐसी ही और भावुक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। याद रखें, हर इंसान में एक असाधारण कहानी छिपी होती है। शायद अगली कहानी आपकी हो। ओम दोस्तों, आप सब यह कहां से देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी कैसी लगी? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी